हेलो जस्ट वेलकम बैक टू दी पार्ट 3 ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो यार, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देखे हुए हैं या फिर आज आप लोग केमिकल रिएक्शन शोन बाय एल्केन के बारे में ही समझना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। राइट गाइस, या तो देखो इससे पहले आज हम ये सारी रिएक्शंस में खो जाएं क्योंकि काफी सारी रिएक्शंस हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो एक काम करते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को बनाने के तरीके। तो बेसिकली वो 5 रिएक्शंस थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम्हें जल्दी से रिवाइज करवा दूं क्योंकि यार एक हफ्ते से ऊपर हो गया वीडियो बनाए हुए। तो हम जल्दी से रिवाइज करवाते हैं आपको और फिर इन सब की एक एक करके समझा जाएगा इनको अच्छे से। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ और ये क्विक रिवीजन करवाने का एक मेरा और भी पर्पस है कि यार ये आप इस तरह से अपने नोट्स भी बनाएं जिस तरह से मैं आपको भी रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत मेहनत ना करनी पड़े, पूरे बुक से फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली वहां पे 5 रिएक्शंस थी हमारी। पहली रिएक्शन क्या थी? पहली थी यार कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब एल्कीन या एल्काइन, थोड़ी देर के लिए एल्कीन मान लेते हैं। मतलब देखो ये कोई एल्कीन है, इसका हमने क्या करवाया था? हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में करवाया था? प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल। निकेल को लेते थे हम हाई टेम्परेचर पे और यहाँ से बन जाता था हमारा एल्केन। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एल्केन लिख देता हूँ। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई, बात खत्म। दूसरी हमने पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड से, मतलब आरएक्स से। इसका भी हमने क्या करवाया था? हाइड्रोजनेशन करवाया था। ये हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में हुआ था? ये हुआ था जिंक एंड डाइल्यूट एसिड, तो उसका मैंने H+ लिख दिया है। बनेगा क्या यहाँ पे? फिर से एल्केन प्लस HX। ठीक है, जो यहाँ पे X निकलेगा वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना लेगा। एक और रिएक्शन जो नेक्स्ट थी वो भी एल्काइल हैलाइड से थी, लेकिन वो थी वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स एल्काइल हैलाइड लिया था और उसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा दी थी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था कि भाई ये जो है Na, तो इन्होंने तो अपना यहाँ तो वही एल्केन बन गया। एल्केन की जगह मैं एक काम करता हूँ, R, मतलब ये RR, ये भी एक एल्केन बन गया, प्लस यहाँ पे भी क्या है? 2NaX। अब वो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। तो इस तरह से 3 रिएक्शन हो गई। इसका नाम हमने रखा था, इसका नाम था हमारा वुड्स रिएक्शन। क्या था? वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो इस तरह से ये 3 रिएक्शन हो जाती है। अब बाकी की जो 2 रिएक्शन बची वो थी हमारे किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनमें से मैं इससे लिख देता हूँ। देखो पहली रिएक्शन क्या थी? पहली थी डिकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन। क्या था उसमें? देखो CH3COO- Na+, ये का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवा लेते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये हो गया अपना सोडा लाइम। अब यहाँ पे क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ पे जो अपना ये CH3 है वो तो सिंपली CH4 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा अपने पास में? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पे। यही थी हमारी डिकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन। ठीक, अच्छा जी। तो यहाँ पे जो CO2 है वो हटके इसके साथ में CO3 के जैसे फॉर्म में आ गया। और जो लास्ट रिएक्शन थी इसका क्या हमने क्या नाम बताया था? उसका नाम था कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो वहां पे क्या हो रहा था? फिर से हम ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये ले रहे थे, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, CH3COO- Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस इसकी हम किससे करवा रहे थे? वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे। तो जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो क्या क्या बना अपने पास में? CH3 बन गया। ओके, प्लस क्या बना हमारे पास में? बना हाइड्रोजन गैस H2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार फिर भी देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस होना ही चाहिए। तो इस तरह से अब आपने देखा यार कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तकरीबन 35 to 40 मिनट्स की वो वीडियो थी और उसमें बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये 5 रिएक्शन बताई थी अच्छे से डिटेल में जाके। जैसे कि इसका मैकेनिज्म की भी हमने बात की थी, जो मैकेनिज्म दिखाया था ना कि कैथोड पे जाके कैसे होगा, एनोड पे जाके कैसे होगा, वो सब आपको अच्छे से समझाया था। लेकिन अब आपको हर बार उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना अच्छे से बना लेते हो तो एक तरह से जो आप 25, 30 या 40 मिनट की वो वीडियो थी वो मैंने यहाँ पे आई थिंक 1 या 2 मिनट लगा होगा, शायद 2-3, घड़ी में कैसे पता चलेगा। तो जो है ये इतनी ही रिएक्शन करके हमारा पूरे वीडियो का रिकैप हो जाता है। तो गाइस इसी तरह से नोट्स बनाने हैं ताकि ज्यादा एग्जाम टाइम पे इधर उधर ना भागना पड़े। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर आज की कहानी को शुरू किया जाए। अच्छा, इसके साथ में अगर आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब की जो अपनी टाइमलाइन होती है उधर कर्सर ले जाओगे तो आपको वहां पे टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे, तो आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे इजीली जा सकते हो एकदम स्मूथली।
और उसके साथ साथ ये जब तक मैं मिटा रहा हूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, वीडियोस देखना और भी ज्यादा फ्री है, और लाइक करने के तो पैसे मिलते हैं। तो प्लीज अपने लाइक कमेंट शेयर बना के रखें। वीडियो बन रहा है 12:10 हो रहे हैं अभी वीडियो बनाते टाइम, तो प्लीज कुछ तो मेहनत की कदर करो यार, कर दो लाइक सब्सक्राइब। और अगर लाइक सब्सक्राइब की हो तो शेयर भी करके देखो, मजा आएगा, बहुत जो है सुख मिलेगा तुम्हें, इनर पीस ऐसे। चलो बहुत 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 हो गई बात। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। भाई देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको पता है कि एक बंदे को हटा के दूसरा ले आए। मतलब हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, मोस्टली वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ठीक है पहले की बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता है देखो, वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, क्या हो सकता है अपना रिप्लेस बाय हो सकता है नाइट्रो ग्रुप NO2, या फिर अपना सल्फोनिक एसिड ग्रुप मतलब SO3H, या फिर हैलोजन X। तो ये तीन चीजों से अगर हम किसी से हाइड्रोजन को, मतलब जो अपना क्या है हाइड्रोकार्बन में भी हम किसी बात करें एल्केन्स है, अगर एल्केन का एक में हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह पे क्या लगा दूं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दूं, या फिर हैलोजन लगा दूं, तो वो कहलाएगा मेरा सब्स्टिट्यूशन। ये कहलाएगी नाइट्रेशन, ये कहलाएगी सल्फोनेशन, और ये कहलाएगा हैलोजनेशन। अब दोस्तों बात ऐसी है कि जो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है, these two types of substitutions are only shown by higher alkanes। ठीक है, कौन है ये, only shown by higher alkanes। मैंने हायर का तीर लगा दिया है, ठीक है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ हायर एल्केन्स ही शो करते हैं। इसका मतलब ना ही तो हम सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाइट्रेशन पढ़ेंगे, ना ही सल्फोनेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अंदर, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन की रिएक्शन करवा देते, तो हैलोजिनेशन की रिएक्शन बहुत सिंपल है भाई। आपके पास में क्या है, मिटा देते। हमारे पास में सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारा जो कि है मीथेन CH4। अब जो हम सल्फोनेशन करवाते हैं वो करवाते हैं ऐसे X2 हैलोजन की, हैलोजन कैसे ऐसे हो डाई हैलोजन की फॉर्म में हो, और ये होता है हाई टेम्परेचर या फिर लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस में मैंने इसको HNu लिख दिया। HNu आपको पता है एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन HNu, तो मतलब वो लाइट या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप इसको मान सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर उसका हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3X, और जो दूसरा X बचा वो क्या कर लेगा, HX बना लेगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था ये। तो बस इतना सा ही है हमारा सब्स्टिट्यूशन, या फिर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं बोलो, क्या है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन जब पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हैलोजन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और होता है लास्ट वाला जिसको कोई पूछता नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें हम, रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे जल्दी रिएक्शन देगा आपका फ्लोरीन F2, सबसे तेज, उसके बाद में Cl2, फिर Br2, और फिर I2। मतलब जिस तरह से हैलोजेंस हमारे टॉप टू बॉटम ग्रुप में लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी है। तो मतलब फ्लोरीन सबसे जल्दी रिएक्शन देगा, और इतनी जल्दी दे देगा भाई साहब कि इसकी रिएक्शन क्या रहेगी, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाएगी, टू वायलेंट। मतलब ये बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट काइंड ऑफ वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो फ्लोरिनेशन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है। ये वाला क्या होता है, जो आयोडीनेशन होता है वो होता है बहुत ही ज्यादा वीक। टू वीक तो नहीं बोलना चाहिए, टू स्लो लिख देते हैं। हमने कहा फेंका, हाँ ये रहा। ये है अपना टू स्लो, टू स्लो है, प्लस ये कैसा, ये है रिवर्सिबल। टू स्लो है, रिवर्सिबल है, इसलिए इसको क्या लगता है HNO3 या फिर HiO3 है। HiO3 क्या हो गया, आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है ये रिएक्शन करवाने के लिए। कैसे पड़ती है वो मैं एक रिएक्शन करवा के बता दूंगा। तो काइंड ऑफ आप समझ गए कि हैलोजिनेशन में भी हम लोग किस पे ध्यान देंगे, हम लोग ध्यान देंगे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, क्योंकि फ्लोरिनेशन भाई इतना वायलेंट है कि जो है कोई आदमी कोई रिएक्शन करवा के अपनी जान के ऊपर लेगा कि यार पता नहीं टेस्ट वैसे फट जाए और हमारे ऊपर आके गिरे। आयोडीनेशन टू स्लो है, तो लोग केवल क्या बैठेगा भाई, इतनी स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट बनेगा, पता चला फिर से रिएक्टेंट पे वापस आ जाएगा।
तो इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा। मेनली हम लोग जो फोकस करेंगे वो करेंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो जब भी अगर हम एल्केन्स में हैलोजिनेशन की बात करेंगे तो मतलब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा जी, चलो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें एल्केन की टर्म्स में, ठीक है, किसकी बात करें हम, रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म्स में, एल्केन की टर्म्स में। तो सबसे जल्दी रिएक्शन देंगे टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो आपको पता ही है यार, देखो ये जो रिएक्शन है वो क्या, जो मतलब ये अपना हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे काम करेगा वो हम अभी आपको बताएंगे, उसके लिए ये मिटाना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो आपको पता है कि मैंने इससे पहले की वीडियो में मतलब जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे पढ़ाई थी, इवन इसके भी जो पहले मैंने आपको बताया होगा हमेशा बहुत बार, कि अपना जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो अगर कोई चीज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, इसका मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टर्शियरी वाला जल्दी शो करेगा। तो अगर टर्शियरी एल्केन होगा तो वो जल्दी रिएक्शन शो करेगा। कौन सी है वाली अपनी, क्या है, हैलोजिनेशन से, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो ये इसका है रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं, अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो वो ये रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, आयोडीन वाली रिएक्शन और देख लो, फिर हम यहाँ से उसको उड़ा देते हैं और फिर अपने डायरेक्टली मैकेनिज्म पे आ जाएंगे और थोड़ी सी रिएक्शन भी करवा के दिखाएंगे कैसे होती है। तो आयोडीनेशन में देखो पहले क्या होता है, हमें मतलब I2 मिलना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो I2 बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे HiO3 का। कैसे रिएक्शन करेंगे, देखो HiO3 जो है इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगा HI से, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा मेरा I2, और ये तकरीबन कितना मुझे 5 लेना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे 3I2 बन जाएगा। ओके, और देखो कितना हो गया, आयोडीन बराबर हो गया ना 6, तो एक आयोडीन यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 हो गया, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन 5 और 1 6, तो मतलब ये कितना हो जाएगा अपना 3H2, और इस तरह से अपना ये भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, I2 बना लिया। अब जो ये I2 है इसी को हम यूज करेंगे हैलोजिनेशन। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है वैसे एज इट इज कॉपी कर देनी है, CH4 प्लस I2, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगाना है, मतलब मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ये हो जाएगा, तो फिर से वो बन जाएगा CH3I प्लस HI। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन थी इसकी आयोडीनेशन के लिए, लेकिन बस ये वाली यार क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो मैंने इसलिए यहाँ पे करके बता दिया आपको। तो फिलहाल अब हम आ जाते हैं अपने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे, उसका मैकेनिज्म कैसा है और कहाँ तक ये रिएक्शन हो सकती है, मतलब कितने हैलोजन लग सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया एक हैलोजन लग गया, तो क्या मतलब बस इतना ही है, एक हैलोजन लग गया बात खत्म हो गई है, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, 1 और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, क्या एक से ज्यादा भी रिप्लेस हो सकते हैं, तो हम पूरा इत्मीनान से डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल इसको मिटा दिया जाए। हाँ जी गाइस, तो देखिए जैसे कि हमारे पास में क्या था, CH4 था, हमने इसकी मान लो क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो Cl2 से रिएक्शन करवाई, तो अपने पास क्या करते हुए याद रखना H की प्रेजेंस में होगा हमेशा, लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास में बनाया CH3Cl प्लस HCl। ठीक, अब अगर मैं ये CH3Cl को ही ले लूं, CH3Cl, और फिर से इसका क्लोरीनेशन करवा दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस फिर से HCl। तो ये क्या बन गया यार, ये था, देखो ये क्या होगा, क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब अगर मैं डाइक्लोरोमीथेन को फिर से भी करवा सकता हूँ हैलोजिनेशन, तो CH2Cl2 प्लस Cl2, अगेन H का याद रखना, लाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो अब कितना बन जाएगा ये CH3, तो ये बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। सिमिलरली ट्राइक्लोरोमीथेन को भी मैं जो है क्लोरीनेशन करवा सकता हूँ एक बार और, तो फिर से ये H की प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो इस तरह से आपने देखा कि एक हाइड्रोजन नहीं भाई, हम एक हाइड्रोजन से ज्यादा भी हटा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये थी हैलोजिनेशन। अब हमने बताया था आपको हैलोजिनेशन कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, और बुक में आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रखा है। जब दे रखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम आपको ना बताएं, पहले भी बताया होगा, बट कोई बात नहीं, अभी बात आ गई है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। अब देखो मैकेनिज्म में बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो नोट्स की, तुम्हें उतने शॉर्ट में समझ में आ रहा है या तुम्हें थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो बुक से की मदद से भी ले सकते हो, समझ में पूरा आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है।
तो भाई मैकेनिज्म में यार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, बिल्कुल जैसे दंगा होता है ना वैसे ही ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। वो हम आपको बताएंगे कैसे। सबसे पहले किसी भी दंगे को स्टार्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें इनिशिएशन की, मतलब आग लगाने की। तो यहाँ पे भी रिएक्शन को होने के लिए इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। और आग कौन लगा रहा है यहाँ पे? लाइट, H²। तो आग कैसे लगी कि भाई हमारे पास में क्लोरीन था Cl2, यहाँ पे क्या हुआ, लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे लग गई आग और यहाँ पे बन गए फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, जगह बचाने के चक्कर में हमने इतनी कंजूसी की है कि इसी में घुसा के बता दिया। तो इनिशिएशन में सिर्फ इतना है कि आपकी क्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ, जैसे आप अगर एग्जाम में आता है 11th क्लास में, देखो बोर्ड में तो कभी लिखने को तो कुछ नहीं, बोर्ड बोल रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई तुम्हें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो उनकी पर्पज से तुम इतना ही शॉर्ट नोट बना लोगे इनिशिएशन तो उतना बहुत है। अगर आप 11th क्लास में हो, आपको लग रहा है एग्जाम में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, तो वहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ भाई मैकेनिज्म में लिखोगे आप मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, तो आप लिखोगे कि हैलोजिनेशन प्रोसीड्स बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। नंबर 1 इनिशिएशन, इनिशिएशन में बोल दोगे होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव you have to generate क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो Cl फ्री रेडिकल बन गया। ये हो गया अपना पहला काम इनिशिएशन का। तो ये दंगा भड़काने में जो आग लगाने वाली बात होती है वो यहाँ पे आग लग चुकी है। अब आग लग जाती है तो क्या होता है, बेवकूफ लोग लड़ाई करते हैं। अब बेवकूफ लोग कौन कौन है, अब ये हो गए ना, यही जाके लोग बेवकूफ लोगों को पकड़ेंगे। जैसे ये Cl फ्री रेडिकल था, ठीक है, ये चला जाएगा CH4 के बाद, बोले तुम बहुत अपने आप को स्टेबल समझते हो ना, बहुत ज्यादा कि हम बहुत स्टेबल हैं, आओ तुम्हें मजा चखाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मीथेन से तुम अपने बहुत स्टेबल समझते हो ना, लाइट आ रही है, एकदम गर्मी पड़ रही है, बढ़िया, इसने बोला कि ये हाइड्रोजन हमको चाहिए, एक हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो CH4 है उसको बना देगा CH3 फ्री रेडिकल में, प्लस HCl बन के खुद हट जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत गुस्सा आएगा, बोलेगा अरे यार हम अच्छे खासे स्टेबल थे, तुमने हमको फ्री रेडिकल बना दिया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे, ये जो जहां से ये Cl फ्री रेडिकल आया ना उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये जो CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है ये Cl2 पे अटैक करेगा, उसके लिए Cl2 पे अटैक करेगा, तो ये क्या कर देगा, ये बना लेगा अपना CH3Cl प्लस अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना के छोड़ देगा। ये जब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, अब ये क्लोरीन को गुस्सा आ जाएगा, बोले अच्छे हम अच्छे खासा स्टेबल फॉर्म में थे, तुमने हमें रेडिकल बना दिया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये लेकिन हो सब रहा है लाइट की प्रेजेंस पे, मतलब ये लाइट क्या है, नेताजी है। तो अब फिलहाल क्या होगा, फिर से ये CH3Cl जो है इसके साथ में ये Cl फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये बन जाएगा अपना CH2Cl का फ्री रेडिकल प्लस HCl। ठीक, अब जो CH2Cl है उसको गुस्सा आएगा, बोलेगा हमको फ्री रेडिकल बना दिया, अब हम इस क्लोरीन को नहीं छोड़ेंगे, मतलब जहां से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आया है। ठीक, तो ये क्या कर लेंगे, CH2Cl जो फ्री रेडिकल है वो फिर से Cl2 के साथ में करेंगे और ये क्या बना देगा, ये बना देगा देखो आपका CH2Cl2 प्लस अब क्या बचेगा अपने पास में, फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर से रिएक्ट करके, तो देखो जैसे मैंने ऊपर प्रोडक्ट बनाए थे, पहले हमारे पास में क्या होता था, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन हमारा यहाँ पे बन गया, राइट। फिर क्या हुआ था, क्लोरोमीथेन से बना था डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन हमारा यहाँ पे बन गया CH2Cl2। तो इसी तरह से ये रिएक्शन चलती जाएगी, इससे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से फिर ऐसे ट्राइक्लोरो मीथेन भी बन जाएगा और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, जो सेकंड वाला का नाम क्या है, इसका नाम है चेन प्रोपगेशन। पहला था इनिशिएशन, ये क्या है, चेन प्रोपगेशन। ठीक है गाइस, देखो मैं साइड से हट जा रहा हूं, तुम लोग बहुत कंप्लेंट करते हो, ऐसे बोर्ड के सामने आके खड़ा हो जाता हूं मैं और फिर मिटा देता हूं। तो फिलहाल ये देखो, अभी तक हमने 2 रिएक्शन पढ़ी, इनिशिएशन पढ़ ली जहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अगर आपको होमोलिटिक क्लीवेज नहीं पता तो भाई पुरानी वीडियो देखो, सारी चीजें समझ में आएगी। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब जो बॉन्ड टूटेगा, दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें, तो इसलिए 2 फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल ने कहा चलो भाई हम जो है चेन बढ़ाते हैं आगे, ठीक, दंगे की चेन को जो है आगे तक ले जा रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से ये दंगा चलता जा रहा है और ये दंगा रुकने का नाम नहीं होगा। अब ये रुकेगा कब, वो रुकेगा 3rd स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, वो भी बहुत बढ़िया सिंपल तरीके से होगा। तो टर्मिनेशन दिखाने के लिए मैं ऊपर की ये 4 रिएक्शन हटा रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होंगी, सिंपल सी रिएक्शन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सिर्फ इनको हटा रहा हूँ मैं ताकि आपको मैकेनिज्म का एक कंप्लीट व्यू मिले और अब मैकेनिज्म में टेंशन ना लो। हाँ जी, और बाकी ये सब बार बार ये सब याद रखना कि ये क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बच भी रहे, तो सब ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है HCl।
तो हम आ जाते हैं तीसरी स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कब होगा? टर्मिनेशन तब होगा जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में भिड़ जाएंगे। समझ लो, जब दो बिल्कुल ऐसे कट्टर लोग आपस में भिड़ जाएंगे तो इनका काम तमाम। अभी तक ये कट्टर लोग क्या हो रहे थे, जो रेडिकल लोग थे ना, वो ऐसे भोले वाले लोगों से भिड़ रहे थे और उनको रेडिकलाइज कर रहे थे। अब वो भोले वाले लोग फिर वो दूसरों को ढूंढ के ऐसे कर रहे थे व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू। अब फिलहाल क्या हुआ कि दो ही रेडिकल आपस में भिड़ गए और उनका काम तमाम हो गया। उनको भी समझ में आ गया कि कुछ नहीं रखा है दुनिया में। हाँ जी, तो मान लो आपके जो है दो तीन तरीके हो सकते हैं, जैसे कि दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाए आपस में, Cl प्लस Cl, तो बना लेंगे क्या, Cl2, बात खत्म हो गई इनकी। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है दो मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाए, CH3 एंड CH3, तो ये क्या बना लेंगे, CH3 बॉन्ड CH3। देखो जैसे यहाँ पे बन रहा था ना हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, थर्ड वाले में क्या हो सकता है, CH3 फ्री रेडिकल हो प्लस कोई क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल जाए, तो क्या बना लेगा ये CH3Cl, क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से, जैसे क्लोरोमीथेन यहाँ पे भी बन रहा था, तो इस तरह से कि जैसे ही दो फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, चेन वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी और रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो समझ गए होगा गाइस, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, मैं बस ऐसे ही रिलेट कर देता हूं उनको। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ दिस मीथेन। अब देखो हमने पुराने 4 रिएक्शन पढ़ी थी, कहीं पे भी यार ये कहीं पे भी ये ईथेन नहीं आ रहा था हमारे सामने। तो ईथेन इज ऑल्सो वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट व्हेन यू डू हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मतलब मीथेन का आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो आप क्या समझोगे, आप सोचोगे यार क्लोरोमीथेन बन जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा या टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि मीथेन के हेलोजिनेशन में आपको ईथेन मिल जाएगा, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ईथेन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है गाइस, तो आई होप आप ये वाला इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट समझ गए होगा, तो उसको हाईलाइट करके लिख लेना कि तो हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, तो वहां पे आपको कुछ कुछ मिल जाए और एक एग्जाम्पल ईथेन भी हो। तो ये चीज आपको हो सकता है कि आप याद करो कि यार रिएक्शन में तो कहीं पे है ही नहीं, तो मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान होगा तो आप इस चीज को मतलब याद रखोगे। एनसीईआरटी में इस लाइन को हाईलाइट किया गया, तो कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन आएगा। ये बात तो मेरी लिख के रख लो, कब आएगा ये बात मुझे नहीं पता, मैं कभी पेपर बनाऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे यार इतना सब करने के बाद में क्या हो जाता है, जो हमारी पहली रिएक्शन है, मतलब यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, बाकी की रिएक्शन तो उड़ती चली जाएंगी, सबसे ज्यादा टाइम इसी ने खा लिया हमारा, बट क्योंकि यार इसको समझाना भी जरूरी था और डिटेल में भी दे रखा था, है ना। चलिए, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन खत्म। अब हम आते हैं अगली रिएक्शन पे, जो कि ये कंबशन का भी मतलब होता है आग लगाना। यार बहुत सिंपल है ये। तो एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का, मतलब C4H10 का। ठीक है, ब्यूटेन है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन में यार उन्होंने नंबर भी दे रखा है कि कितने ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे अगर आप ये कंबशन करवा रहे हो। कंबशन और ऑक्सीडेशन मतलब, ठीक है, समझ जाओ मेरी भावनाओं को। तो यार यहाँ पे हमने को जो है ना ऐसे कुछ ट्रिक याद नहीं रखनी है, सीधा इतना याद रखो कि जितने कार्बन होंगे उतने बनेंगे CO2। मतलब 4 कार्बन थे तो 4 बन गया CO2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 10 थे तो मतलब 5 बन गया वाटर। देखो, तो हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे जितने ऑक्सीजन बनेंगे उतने ही ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 ऑक्सीजन यहाँ बन रहे हैं और 8 यहाँ बन रहे हैं, तो 5 और 8 कितना होगा 13। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13/2, क्योंकि O2 तो ऑलरेडी है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 13। तो ये इस तरह से इन्होंने दे रखा था। उन्होंने क्या रखा था बुक में, कुछ ऐसे लिख दिया था कि भाई CnH2n+2 रहेगा। तो अगर इसका कंबशन करवाना है तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो कुछ तो उन्होंने बताया था 2n+1/2। देख लो एक बार, 4 लगाएंगे ना तो 8 + 1 9/2, ना 3n लगाना। हाँ जी, तो 3 लगाएंगे तो 12 1 13। हाँ, तो उन्होंने लिखा था कि इतने by 2 of O2, तो कितना बन जाएगा n टाइम्स CO2 प्लस कितना बताया था इन्होंने यहाँ पे n+1 टाइम्स ऑफ वाटर। तो यार इतना बड़ा क्यों ही याद रखना है, जब मैंने वो सीधा साधा बता दिया, मुझे भी ये याद नहीं रहता है। तो करने की जरूरत क्या है कि भाई देखो, जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बन जाएगा और जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही पानी बन जाएगा। मतलब 10 हाइड्रोजन थे तो 5 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और जितने ऑक्सीजन नजर आए उतने ऑक्सीजन हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये है हमारा कंबशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कब होता है यार, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो, कम अमाउंट में हो,
तो वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या फॉर्म होता है, देखो यहाँ तो पूरा CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बन गए। इनकम्प्लीट कंबशन के केस में क्या होगा, जैसे कि हम मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं CH4। इसका इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, कार्बन ब्लैक बन जाता है, मतलब C प्लस बाकी का सब क्या बचेगा, वाटर। तो यहाँ पे हम वाटर को बैलेंस करके देख लेते हैं, मतलब 2H2O बन जाएगा। हाँ, तो ये जो कार्बन ब्लैक, इसको हम बोलते हैं, C को क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। ठीक, कार्बन ब्लैक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो जाता है यार, इसका इस्तेमाल हो जाता है प्रिंटर्स की इंक बनाने में, इसका इस्तेमाल हो जाता है ब्लैक पिगमेंट बनाने में, इसका इस्तेमाल हो जाता है फिल्टर्स बनाने में। फिल्टर मतलब जो चारकोल वाले फिल्टर तुमने सुने होंगे। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये किसका केस है, इनकम्प्लीट कंबशन का। बट मोस्टली कंबशन हम कंप्लीट ही करना चाहते हैं ताकि जो है प्रॉपर CO2 और हाइड्रोजन बन जाए, कोई भी ये कार्बन सॉलिड वाला ना बचे। ठीक, तो जो तुम सोचो ना लकड़ी वकड़ी जलाते हैं हम, तो जो कोयला जैसा बच जाता है, जो ब्लैक जो पाउडर की जैसा बच जाता है, वो काइंड ऑफ यही कार्बन ब्लैक है, और वो एग्जांपल है इनकम्प्लीट कंबशन का। अब तुम सोचोगे कि यार लकड़ी अगर हम जंगल में जला रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी तो है नहीं, फिर भी क्यों बन रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या है, वहाँ पे हम बोलेंगे कि जो फ्यूल है ना वो उतना एफिशिएंट नहीं है। यही अगर आप पेट्रोल को जलाओ, ठीक है, एकदम पूरा कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा उड़ जाएगा। तो ये जो लकड़ी है वो उतना अच्छा फ्यूल नहीं है, इस वजह से वो ये बच जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी ना होके और चीज़ें भी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो गाइस इसी के साथ में हमारा कंबशन भी हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन की, तो जगह है यार, इधर ही करवा लेते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी, तभी मिटाएंगे। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब है इन रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हम रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन करवाएं तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंबशन या ऑक्सीडेशन बोला तो ऑक्सीडेशन रखते हैं, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन कब होगा, रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सप्लाई अब जो है रेगुलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे आई थिंक मिटाई देना चाहिए क्योंकि वो 3 रिएक्शन जो है ना बोर्ड पे नीचे नीचे आ जाएंगी, तो मिटाई देता हूँ। तो गाइस फिर से आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन जैसे कि मैंने बताया था, ये कब हो रहा था, इन लिमिटेड या फिर लिमिटेड नहीं, इन रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी रेगुलेटेड सप्लाई है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पा रहे हैं, इस तरह की सप्लाई है। तो एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके उठा लिया। पहला क्या है कि अगर मान लो हमने ले लिए, देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें अपने लिए 2 मीथेन के मॉलिक्यूल ले लिए CH4, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया किसकी प्रेजेंस में, कॉपर, टेम्परेचर है कुछ तो 523 केल्विन एंड 100 ATM प्रेशर। अब आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपर भी याद रख लोगे तो चलेगा, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी डिटेल के साथ में आएगा कि अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन आ गई, या फिर मतलब पूरी डिटेल के साथ में, ये तो 523 केल्विन और ये 100 ATM, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपर तक याद रखो तुम लोग, चलेगा। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होगा यार, अब अपना देखो यहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल। क्या देखो जो CH4 था ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के एक ऑक्सीजन घुस जाएगा और 2 ये बन गए। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया अपना मेथनॉल CH3OH। तो हमने क्या कर दिया, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करके एल्कोहल बना दिया। वाह भाई बहुत बढ़िया। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, सेकंड रिएक्शन में फिर से हमने क्या लिया, एक मान लो CH4 ही ले लिया और इसका क्या करवा दिया मैंने, इसका फिर से अगेन ऑक्सीडेशन करवा दिया, बट यहाँ पे मैंने एक दूसरी चीज ली, यहाँ पे इसको हीट किया डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड MO2O3। इसको जब इसके साथ में हीट किया तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड, मतलब SCHO ये बनेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो आपको जो डबल बॉन्ड अलग से लगा के इसलिए बताया, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक, मेथनॉल बन गया, बट कोई बात नहीं, एल्डिहाइड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यार कि हमने क्या किया, कॉपर हटा के सिर्फ मोलिब्डेनम डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड लगाया, तो उसने डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस कर दिया और एल्डिहाइड बना दिया। अब ये हम आगे भी पढ़ेंगे कौन सी वाली रिएक्शन में, एरोमेटाइजेशन में। तो वहां पे भी हम जब इसको यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एल्केन को एरोमेटिक मतलब डबल बॉन्ड दे देगा और वहां पे एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ ये चेंज किया हमने, यहाँ पे कैटलिस्ट की जैसे यूज किया और बन गया एल्डिहाइड। अब तीसरी रिएक्शन में क्या होगा, तीसरी रिएक्शन दूसरे पेन से लिखेंगे, मन कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इथेन मॉलिक्यूल लिया। इथेन मॉलिक्यूल क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं लिखा है ताकि जो है मतलब C2H6 भी हम लिख सकते थे। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन लिए, इसको हमने जब 2 मॉलिक्यूल लिए तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, और जब इसको क्या करेंगे,
इसको हम लोग एक कैटलिस्ट देंगे जिसका नाम है मैग्नीज एसीटेट, मतलब CH3COO ट्वाइस Mn, ठीक है, मैग्नीज एसीटेट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना एसिटिक एसिड 2CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। रिएक्शन आई गेस बैलेंस्ड है, फिर भी आप देख लेना, क्योंकि देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 के 3 इधर बराबर हो गए, एक इधर चला गया, और मतलब टोटल कितने हो गए, 3 6 और 2 12 हाइड्रोजन थे बेसिकली। तो 12 में से 6 और 2 8, तो इधर आ गए 8 और 4 बना बराबर। तो गाइस इस तरह से हमने देखा यार कि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक बार अल्कोहल मिल रहा है, एक बार एल्डिहाइड मिल रहा है, और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो इसलिए इसका नाम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ जो अपने एल्केन्स होते हैं नॉर्मली वो ऑक्सीडेशन नहीं चाहते हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर टर्शियरी एल्केन हो, कैसा एल्केन हो, टर्शियरी एल्केन, जैसे कौन सा, ये वाला मान लो CH3, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक तरह से टर्शियरी हो गया। तो ये KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन शो करता है, और बेसिकली क्या हो जाता है यार, ये अल्कोहल बन जाता है बस, मतलब जैसे था CH3 CH3 और यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जबरदस्ती घुसाता है। और तो ये सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी वाले ही KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और कोई नहीं करेगा। अगर हम बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 के साथ में टर्शियरी एल्केन्स ऑक्सीडेशन शो करके अल्कोहल बना लेंगे। इसके साथ में फिर से याद कर लो कि भाई CH4 रहेगा, आप ऑक्सीडेशन करवाओगे किसकी प्रेजेंस में, वो आप करवा रहे हो कॉपर की प्रेजेंस में, 523 केल्विन, 100 ATM प्रेशर, तो आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, पूरा याद नहीं रखना, सिर्फ कॉपर याद रख लो। तो कॉपर को अगर आप एल्केन के साथ में हीट करोगे अल्कोहल बन गया। अगर आप एल्केन को जो है मोलिब्डेनम डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में जो है हीट करोगे, आपका बन गया एल्डिहाइड। अगर आप मैग्नीज एसीटेट के साथ में उसको ट्रीट करोगे तो आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बार बार आपको बोलना है मेरे साथ साथ, तभी आपको याद होगा। बोलना भी है, लिखना भी है, तो बढ़िया से याद हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर टर्शियरी एल्केन है तो KMnO4 ऑक्सीडाइज करवा के उसको बना देगा अल्कोहल। तो गाइस ये रिएक्शन बोलोगे आप, इनसे डरोगे नहीं, तो ये याद आपको डेफिनेटली हो जाएंगे। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन पे भी टिक लगा दिया जाए। अब आगे की रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। आइसोमराइजेशन बहुत सिंपल है, एरोमेटाइजेशन बहुत सिंपल है, रिएक्शन ऑफ स्ट्रीम भी बहुत सब कुछ सिंपल है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, फोर्थ रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन आप समझ रहे हो कि एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन जाए। अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन का, तो अपना नॉर्मल हेक्सेन कैसा होता है, देखो CH3, फिर क्या होता है CH3, देखो गिल लेना, 6 है ना। तो ये क्या नॉर्मल हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं भाई एनहाइड्रस ElCl3 और HCl के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे अपना जो है चेन आइसोमर है ना, वो बन जाएगा। यहाँ पे चेन आइसोमर में क्या होता था आपका कि जो चेन है उसकी लेंथ में फर्क हो जाता था, मतलब ब्रांचिंग आ जाती थी एक तरह से। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो हमने सबसे पहले चेन आइसोमर पढ़ा था वो वाली पोजीशन हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ब्रांचिंग आ जाएगी, जैसे CH3 CH और एक ब्रांचिंग यहाँ पे आ गई CH3। तो बेसिकली अब कितना है, 5 का रह जाएगा ये CH2 प्लस 1 2 3 4 5 6, एक ये बन जाएगा, प्लस एक इधर बना देते हैं, हमने उधर जगह ज़्यादा खाली। तो क्या पे बन सकता है CH3 फिर CH2 और फिर आएगा CH, एक चीज चाहे तो ऊपर लगा दो। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6। ठीक, तो इससे बना दो ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो अब आप देखोगे यार, तो उसका नाम भी कर ही लेना अपने पास में। ये सेकंड पोजीशन पे चेन आ गई, मतलब ब्रांचिंग हो गई, यहाँ थर्ड पोजीशन पे आ गई। तो अब बन तो दोनों पेंटेन गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ये 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारे माइनर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि तुम लोग बोलोगे ऐसा क्या, ये हो सकता है भाई टर्शियरी भी तो बन सकता है। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ लगाया CH3, एक CH3 और लगा दो, तो उसके आइसोमर तो बहुत सारे बन सकते हैं। हमने पढ़ा है 6 के कितने आइसोमर पढ़े थे यार, 5 आइसोमर बनते हैं। अगर हम नॉर्मल ये हमारा 6 कार्बन का हेक्सेन लेते हैं तो उसके हम 5 आइसोमर बना सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं। तो यहाँ पे और भी काफी सारे माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन बुक में लिख दिया कि माइनर प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे जो कि आपकी आंखों के सामने है। इसी के साथ आइसोमराइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लगे हाथों एरोमेटाइजेशन भी देख लेते हैं। एरोमेटाइजेशन और भी ज्यादा सिंपल है।
अब आप नाम से ही समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ तो एरोमेटिक बन जाएगा, तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। अब बेसिकली हमने क्या कर दिया, जो अपना ये था ना हेक्सेन, इसी को ले लिया, थोड़ा सा हमने इसको अलग फॉर्म में दिखा दिया लिख के CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6। इसको हम किस में लेंगे, इसको हम फिर से वही डाइमोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड या फिर डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे, कुछ तो 773 केल्विन प्लस कुछ 10 या 20 ATM के प्रेशर पे। अगेन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैं 773 केल्विन लिख रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक याद कर लोगे तो भी चलेगा, वैसे तुम्हें 1-2 बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और ये जो है आपको जो दिख रहा है, जो आपको नॉर्मल हेक्सेन समझ रहे थे, वो आपको बेंजीन रिंग की फॉर्म में दिखाई देगा, और बेंजीन रिंग आपको पता है एरोमेटिक होता है। तो ये बन गया हमारा, यही है एरोमेटाइजेशन। समझिए कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, बस ये कैटलिस्ट लगाने हैं और काम खत्म। अब एनसीईआरटी ने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर हमें ये बनाना है टोलुइन, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है CH3। बोला कि भाई टोलुइन बनाना है तो हमें कौन सा एल्केन लगेगा, बताओ। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया एनसीईआरटी ने, है ना। कौन सा एल्केन लगेगा जो हम ये सब कंडीशन में उसको हीट करें तो टोलुइन बन जाए। तो तुम्हें पता है यार, यहाँ पे हेक्सेन लगाए तो उधर हेप्टेन लग जाएगा एक, और इसको CH2 भी लगाएगा और CH3 लगा देंगे, CH3 पर हवा में टंग जाएगा और नीचे बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो एन हेप्टेन लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, उससे टोलुइन बन जाएगा। वो है एनसीईआरटी का आंसर, बहुत छोटा, तो उन्होंने एक लाइन में लिख रखा है। तो गाइस इसी के साथ में हमारा एरोमेटाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल 2 रिएक्शन बची है, रिएक्शन विद स्टीम एंड पायरोलिसिस, और बोर्ड पे जगह नहीं है एज यूजुअल, तो उसको मिटा देते हैं। तो गाइस रिएक्शन विद स्टीम मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी मुझे डेंजर सिग्नल दिखा रही है। तो रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम में आप समझते हो ज़्यादा वाटरी तो होता है, तो अगर हम CH4 की रिएक्शन करवाएं किससे, वाटर के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकेल, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बनेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, देखो 4 और 2 6, मतलब 3 हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पे, और बाकी का काम सब बराबर है। तो ये जो बन गया यार, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिला बहुत सारा। ये क्या है, ये जो रिएक्शन है बहुत बढ़िया रिएक्शन है। दिस इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल मेथड है, किसका, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को आप इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना चाहते हैं तो ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है, ठीक है। इसको आप लोग एक जगह और पढ़ेंगे, जब आप 11th क्लास का हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी आपको ये रिएक्शन दे रखी है। और जो CO और H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सिन गैस। क्या बोलते हैं, सिन गैस, क्योंकि बात आई है इसलिए हम बता रहे हैं। सिन गैस मतलब शॉर्ट है ये सिंथेसिस गैस का, मतलब कि जो CO और H2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है H2, इसको हम लोग यूज करते थे बहुत सारे एल्केन्स बनाने के लिए, तो इसलिए इसको सिंथेसिस गैस या फिर शॉर्ट में सिन गैस भी बोल देते हैं। अब आप सोचोगे यार कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और ये हाइड्रोजन भी गैस है, अब इनको हम अलग कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करते, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं फिर से वाटर से। होता क्या है, यहाँ पे आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फिर से मिल जाती है। क्या हो, देखो CO2 और हाइड्रोजन फिर से मिल गई। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये आपके हाइड्रोजन में दे रखा था चैप्टर में, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बात आई है तो आपको इतनी बात तो बता ही देनी चाहिए। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है और कोई बहुत यहाँ पे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है और ये रिएक्शन 2 जगह आ गई है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो CH4 की करवा रहे हैं स्टीम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बन गया अपना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसी को हम बोलते हैं सिन गैस। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवा दे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और इसको हम बोलते हैं, रिएक्शन का नाम है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो हो सकता है कभी आपके पास में आ जाए कि इन प्रिपरेशन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल लेवल प्रिपरेशन ऑफ, या इंडस्ट्रियल लेवल मैन्युफैक्चर ऑफ, फिर हाइड्रोजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे और 2-3 चीजें दे दे, तो आपको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का याद रखना कि भाई ये हाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज हो रही है। तो इसी के साथ में रिएक्शन स्टीम खत्म हो गई। पायरोलिसिस भी जल्दी करते हैं इससे पहले कि हमारे कैमरा की बैटरी डाई हो जाए, बैटरी मर जाए उससे पहले करो। अब गाइस बात करते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का एक और दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं यार, हम लोग जो है ना हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद देख रहे हैं कि साहब क्या बन रहा है। अब जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे C6H14 का,
मतलब फिर हेक्सेन का एग्जांपल ले लिया, जब हम इसका पायरोलिसिस करवाते हैं तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, हमें मिल सकता है C6H12 प्लस H2, ये एक प्रोडक्ट मिल सकता है हमें। क्या और क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, हमें मिल सकता है C4H8 प्लस, अब कितना रह गया, 2 कार्बन का रह गया ना, मतलब C2 और हाइड्रोजन कितने बचे, C2H6। ठीक, इसी के अलावा हमें और क्या मिल सकता है, इसके अलावा हमें मिल सकता है C3H6 प्लस C2H4 प्लस, अब क्या रह गया, 3 2 5, एक ही कार्बन बचा ना, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 4 10, और 4 बचा मीथेन CH4। तो बेसिकली कुछ नहीं यार, ये दिखा रहे हैं कि भाई हम जो बड़े वाले एल्केन्स होते हैं ना अपने, उनको आप जला के मतलब हीट करके उनको क्रैक कर सकते हो और छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एल्केन से आपको छोटे एल्केन्स मिलेंगे, एल्केन से आपको छोटे एल्कीन्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या अपना एल्कीन है, देखो CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है ये अपना। सिमिलरली ये भी हमारा एल्कीन है, ये भी हमारा क्या है, एल्कीन है। तो एल्केन्स भी बन रहे हैं, एल्कीन भी बन रहे हैं, जैसे ये अपना एल्केन है। तो आप ये देख सकते हो कि क्रैकिंग की मदद से ये होता है। अब जैसे आप एक और एग्जांपल दिया कि जो अपना केरोसिन ऑयल होता है, जिसको हमारे यूपी में बोलते हैं मिट्टी का तेल, मुंबई में लोग बोलते हैं घासलेट, उसमें एक कंपोनेंट होता है डोडेकेन, मतलब डोडेकेन कितना होगा, मतलब कार्बन का 12 रहेगा, तो C12 होगा तो H कितना हो जाएगा, 24 और 26, C12H26 हो जाएगा। तो अगर आप डोडेकेन को क्या करोगे, उसका पायरोलिसिस करवाओगे, हीटिंग करवाओगे, तो देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका C7H16 प्लस कितना बचेगा, एक प्रोडक्ट याद कर लो, दूसरा अपने बचेगा C5, और 16 यहाँ पे होगा तो 10 से बचेगा ना C5H10 प्लस यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। तो मैं इसको OP लिख दे रहा हूँ, और ये फिर से वही होगा प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में, और कुछ तो 900 केल्विन के आसपास। टेम्परेचर याद नहीं भी रखोगे तो कोई भी टेंशन नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो बन गया हेप्टेन, है ना, मतलब ये देखो एल्केन ही बना, हेप्टेन, लेकिन यहाँ पे देखो एल्कीन बन गया, पेंटीन, हेप्टेन प्लस पेंटीन, ये बनेगा ये। तो ऐसे भी एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट्स, व्हाट विल बी दी पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का मेन कंपोनेंट एक्चुअली डोडेकेन है, तो कैसे भी उसको आपको बना के दे सकते हैं। तो हेप्टेन और पेंटीन आपके जो है 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जब हम पायरोलिसिस करेंगे, किसका, डोडेकेन का या फिर केरोसिन ऑयल का जो मेन कंपोनेंट है उसका। तो गाइस फिलहाल देखो यहाँ पे ही बात खत्म हो गई है, क्योंकि कैमरा की बैटरी जाने वाली है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोगों को बताओ कि एजुकेटिंग और सब के बारे में, जो रात रात में वीडियो बनाते हैं जाग जाग के, तुम जैसे लोगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारा वर्क पसंद आता है, तो जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसके बराबर में ज्वाइन लिखा रहेगा। अगर आप ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो कुछ पैसे देके आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं, और मेंबर्स को थोड़े अलग पर्क रहेंगे पढ़ाई को छोड़ के, मतलब पढ़ाई के अलावा मैं क्या क्या काम करता हूँ इसके अलावा, तो वो कभी इवन मुझसे डायरेक्टली बात करने का भी मौका उनको मिल सकता है। तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को। बाकी जो वीडियोस अपनी है ये रेगुलरली सबके लिए आएंगी, सब लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस बस यहाँ पे लिखते हैं यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू। आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। तो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं बट चश्मा लगा के थोड़ी कर रहे हैं।